नमस्कार, मैं हूं असद रशीद आज़ाद और आप देख रहे हैं एबीके न्यूज़। आज मैं जिस जगह खड़ा हूं, आप सोच रहे होंगे ये कोई जंगल है। शहनवाज हुसैन जी, आपकी पार्टी ने वादा किया था कि हम 19 लाख रोजगार बिहार में देंगे और हर साल देंगे। क्या इन चीनी मिल को बंद करके आप रोजगार देंगे? क्या आपको नहीं चाहिए कि आप खुद इस वक्त इंडस्ट्री के मंत्री हैं, तो ये जो सामने शकरी मिल है, लोहट मिल है, रैयाम मिल है, उन मिलों को चालू करने के बजाय, बल्कि ये वो जगह है जो 80 के दशक और 90 के दशक से पहले पूरे भारत को 40% चीनी की जो पैदावार थी वो यहाँ से पूर्ति होती थी और मिथिला को एक बेहतर रोज़गार और मिथिला को मजबूत बनाने का, मिथिला के किसानों पे खुशहाली लाने का ये जगह काम करता था। लेकिन आज इस जगह की बदहाली, क्योंकि हमारे यहाँ जब तक ऐसे करप्ट नेता रहेंगे तो वो अच्छी अच्छी जगहों को, अच्छे इंडस्ट्रियों को वो इसी तरह का जो है भ्रष्ट बना देंगे। उसके भ्रष्ट बनाने के पीछे एक कहानी है। मैं आज वो कहानी आपसे साझा करता हूँ कि आप सोचिए, डेमोक्रेटिक में जितने भी नेता होते हैं वो चुन के आते हैं, हम आप उसको चुनते हैं, भेजते हैं। अब वो ये चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक उस कुर्सी पे बैठे रहें, तो जाहिर सी बात है उसके लिए कुछ करना होता है। उस करने के पीछे रीज़न ये होता है कि सबसे पहले आवाम, जनता को कमज़ोर करो। अब जनता दो तरीके से कमज़ोर होता है। नंबर एक कि जनता को आप इकोनॉमिकली कमज़ोर कर दीजिए। दूसरी बात कि एजुकेशन पे कमज़ोर कीजिए। और हमारे यहाँ के बिहार के, खा वो नीतीश कुमार हो या लालू प्रसाद हो या इस लेवल की पार्टी जब से आई है तब से ये पूरे बिहार को, बल्कि स्पेशली मिथिला को ये बर्बाद करके रख दिया। आप जब इकोनॉमिकली वीक होते हैं तो आपको अपने दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं रोज़गार के लिए, दो पैसे कमाने के लिए। आप हमेशा, आपका सुबह से लेकर शाम तक का टेंशन ये रहता है कि हम कहाँ से 2 रुपये कमाएं और अपने बच्चों को खिलाएं और अपना घर चलाएं। और आपको ये नहीं होता कि आप अच्छे नेता को चुन पाए, क्योंकि आपके पास वक्त नहीं है, समय नहीं है कि लोगों को आप जो है समझ सके, उनको अच्छे तरीके से उसका आप कंसर्न उस पर दे के उसको समझने की कोशिश करें, फिर उसको चुन के अपनी असेंबली तक भेजें। आपके पास इतना वक्त नहीं होता है। आप जब एजुकेशन में कमज़ोर होते हैं तो वो नेता अलग अलग रूप में, अलग अलग चेहरों के साथ, कभी वो आपके सामने फरिश्ता बन के, कभी वो आपके सामने दाता बन के, कभी वो कुछ बन के, ऐसे ऐसे रूप धारण करके आता है कि आपकी अच्छी खासी प्रॉपर्टी को वो इस जंगल में तब्दील कर देता है और आपकी ज़िंदगी को, आपके बच्चों की ज़िंदगी को वो नर्क बना के रख देता है। ये क्यों होता है? क्योंकि ये डेमोक्रेटिक है। तो डेमोक्रेटिक में कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, जैसे कि हर एक को बराबर का हुकूक मिलता है, हर एक को बराबर से जीने का हक है, हर एक को से चलने का। लेकिन जो उसका सिस्टम ये है कि नेता को चुनने का और नेता को यहाँ लाने का, उसमें एक प्रावधान और होनी चाहिए तो डेमोक्रेटिक और ज़्यादा खूबसूरत हो सकती है। 5 साल अरसे में करप्ट ज़्यादा है तो उसे वहाँ की कोर्ट जांच पड़ताल करके उन्हें सज़ा दे, जिस तरह अभी लालू सज़ा पा रहे हैं। तो ये केस फाइल हुआ था, लेकिन केस फाइल नहीं, बल्कि हर 5 साल मुद्दत कंप्लीट होने के बाद वहाँ की जो कोर्ट है, हाई कोर्ट, वो इस मैटर को ले और उसके 5 साल मुद्दत का जायज़ा ले कि उन्होंने कितनी चीज़ों को बर्बाद किया है और अपने 5 साल में कितनी चीज़ों को अच्छा किया है, तब जाके नेता सुधरेंगे और आपके हर चीज़ में खूबसूरती आएगी, चमक आएगी, चांदनी की चौदहवीं की तरह आपकी धरती फिर चमकेगी। अगर ये नहीं होता है तो आप उस वक्त तक परेशान रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, हम अंदर जाके आपको वो सारी चीज़ें दिखाएंगे कि ये शकरी मिल, जिसकी बुनियाद आपको 1933 में दरभंगा महाराज ने रखा था और ये 1976-77 तक दरभंगा महाराज के अधीन था, उसके अंदर में ये काम करता था। लेकिन 1976-77 में जाके इसको राज्य गवर्नमेंट ने, राज्य सरकार ने ले लिया और लेने के बाद 1997 में इतने कम अरसे में वो इस फैक्ट्री को बंद कर दिया, एकाएक बंद हो गया, जिससे सबसे बड़ा जो है धक्का लगा यहाँ के किसान को, यहाँ की आवाम को, यहाँ की जनता को। आप जानते हैं जब ये मिल चला करता था, ये मिल, लोहट मिल, रैयाम मिल, तो आप सच मानिए कि मधुबनी की जो जनता है, मिथिला की जो आवाम है, उसके चेहरे पे जो खुशहाली, मात्र ये 3-4 महीना मिल, कोई भी शक्कर मिल, जो शुगर मिल है, वो फसल के टाइम में ही चलता है, 3-4 महीना चलता था। लेकिन उस 3-4 महीने में लोगों के अंदर जो खुशहाली आती थी, लोगों करने के बाद उसको जो उसका हक मिलता था, जो उस फसल की कीमत मिलती थी, और वो हाथ में पकड़ने के बाद जो खुशी होती थी, आप
मैं उसे बयान नहीं कर सकता कि अंदर ही हमें इतनी खुशहाली होती थी, इतनी चीज़ें मैसर होती थी, क्योंकि हमारे फसल की अच्छी कीमत लगती थी। और अच्छी कीमत मिलने के बाद हम लोग और अगले साल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने। तो आप हमारे सामने ये देख सकते हैं कि मैं अंदर आ चुका हूं और अंदर का दृश्य आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह ये कबाड़ और खंडर में बदल गया। आप सबसे पहले ये अंदाज़ा लगाएं कि जिस तरह यहाँ मशीनें हैं और जिस तरह का चीज़ यहाँ मौजूद है अभी, क्योंकि पिछले 2 साल में इन चीज़ों को तोड़ा गया है, काटा पटा गया है, तो जिसकी वजह से चीज़ें आपको बहुत टूटी फूटी मिलेंगी आगे। लेकिन जो चीज़ें बाकी हैं उन चीज़ों को आप देखिए कि किस तरह बर्बाद करने के लिए जो है सरकार ने आज तक कभी कोई नई कोशिश तो हुई नहीं, और जो होनी थी उन तमाम चीज़ों को बर्बाद करके रख दिया। हमारी टीम, आज मैं अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ आया हूँ और ये सारी चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ कि, और उन्हें भी कहूँगा कि आप सतर्क होकर चले, क्योंकि 22-23 साल से ये चीज़ें बंद हैं और बंद पड़ी हुई हैं। आप हर चीज़ को देखिए और समझिए। मिथिला के आवाम को मैं ये चीज़ें बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप हर बार इलेक्शन में सरकार को वोट देते हैं, वो जीतती है, सरकार बनाती है, आपसे वादे वाइद करती है, लेकिन आपको क्या फ़ायदा होता है, आपके मिथिला को क्या फ़ायदा होता है। देखिए इलेक्शन आता है, हाँ, चंद मिनटों के लिए आपको जेब में 1000-2000 और गमछा तौलिया आपको पहना देता है, आप खुश हो जाते हैं, लेकिन वो आपको हमेशा के लिए, बरसों के लिए आपकी प्रॉपर्टी को बेचकर वो खरबों कमा के जो है चले जाते हैं और आपको उसका एहसास भी नहीं होता। एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया था और वो कंपनी आके सारी चीज़ों को काट पट के बेचने की कोशिश की, लेकिन यहाँ के आवाम ने उन को रोका और बेचने से ये सारी चीज़ें रोक दिया था। तो आपके सामने इसलिए ये चीज़ें टूटी फटी इधर उधर पड़ी हुई है और आप इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अंदाज़ा लगाइए कि ये चीज़ें आपको मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि आप इंटरटेनमेंट करें, आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपकी धरती पे ऐसी चीज़ें थी जो आपको और आपके घर को खुशहाली की ओर ले जाता था। मैं एक आज सजेशन आपको देना चाहूँगा कि इन चीज़ों को फिर से कैसे शुरू किया जा सकता है। देखिए आप तरह तरह के चैनल देखते होंगे, लेकिन उस पर कोई आपको ठोस नहीं। आज मैं कहता हूँ कि आपको एक काम आज से करनी चाहिए। करने का काम ये है कि हर पार्टी के वर्कर हर गांव में होते हैं, 1-2 वर्कर होते हैं। इसी तरीके से जो आपके यहाँ मुखिया हो, वार्ड मेंबर हो या एमएलए हो, एमपी हो, उन हर आदमी उनको लेटर बोलिए लिखने के लिए कि वो अपने सरकार को लेटर लिखें कि इन चीज़ों को आप चालू कीजिएगा या नहीं, या इसे किसी प्राइवेट कंपनी को दीजिएगा कि नहीं। अगर आप नहीं देते हैं और चालू नहीं करते हैं तो अगली बार इलेक्शन में आप अपनी शक्ल हमें नहीं दिखाइएगा, क्योंकि पार्टी में आपकी वो रुतबा नहीं है, वो इज़्ज़त आपको नहीं है जो होनी चाहिए, जो मिथिला को मजबूत बनाने के लिए आपका कदम होनी चाहिए, वो चीज़ आपको पार्टी में नहीं है। या तो आप पार्टी छोड़िए और दोबारा उस शक्ल के साथ या तो हमारे पास नहीं आइए। इस तरह हम लोग अगर वर्क करें तो पार्टी जागरूकता होंगी, और जो हमारे गांव लेवल के नेता होते हैं, छोटभैया नेता होते हैं, पीपल गाछ के नीचे बैठने वाले नेता होते हैं, वो भी पीपल गाछ से निकल के हो सके कोई असेंबली तक पहुँचे और वो भी कोशिश करने का सीखेंगे, क्योंकि छोटे छोटे प्रयास से बहुत सारी चीज़ें सीखी जा सकती हैं। तो ये मेरा एक सजेशन था कि इस तरीके से अगर हम लोग अपने जो नेता हमने चुना है, एमएलए को, एमपी को, वार्ड मेंबर को, मुखिया को, सरपंच को, जिला पार्षद को, नीचे से लेकर ऊपर की इकाई को आप देखते चले जाए तो हमको लगता है कि एक जिला ही में आपको 50-60 आदमी मिलता है, और वो 50-60 आदमी मिलके एक बार सरकार पे जोर बनाएगी कि इन जगहों को फिर से शुरू कीजिए, और नहीं तो किसी अन्य प्राइवेट कंपनी को दीजिए, ताकि मिथिला फिर से खुशहाली की ओर जाए। कि आंदोलन का मतलब कभी नहीं कि आप रोड जाम करें, चक्का जाम करें, हाँ, तोड़ फोड़ करें, कभी नहीं। आंदोलन एक कायदे से होनी चाहिए, क्योंकि हम सभ्य समाज है, मिथिला की आवाम है और बहुत सभ्य समाज है। तो हम लोग को अपने आंदोलन का रुख बदलनी चाहिए कि आंदोलन एक अच्छे अंदाज में करे। ये प्रोटेस्ट का जो तरीका जो मैंने बताया आपको अभी, कि अपने अपने लोगों को बताएं और उनको कहें कि अपनी सरकार को लेटर लिखें और असेंबली में खुद उन चीज़ों को मैटर को बनाएं और उठाएं, तो इस तरह हो सके हमें जल्द से जल्द कामयाबी मिल जाए। यूँ भी जानते हैं कि मिथिला जो है हिंदुस्तान की
पार्लियामेंट से लेके और आपको बिहार की असेंबली में मिथिला सबसे बड़ा किरदार अदा करता था। और मिथिला की आवाम बहुत ज़्यादा जो खुशहाली की ओर गई थी वो इसी वजह से, क्योंकि मिथिला में एक से एक बड़ी शख्सियतों को जन्म दिया और उन शख्सियतों ने मिथिला के साथ बहुत अच्छा जो है रवैया अख्तियार किया, जिससे मिथिला ने तरक्की किया। लेकिन अभी पिछले 10-20 सालों से हमारे दरमियान जो भी हमारे MLAs हैं या MP हैं वो इस तरह के चटुकार हैं। ये कोई फुटकर नहीं है, ये कोई कबार नहीं है, ये रेल हुआ करता था और इसी पे गन्ना लोड करके इस शक्करी मिल में आया करता था। और जिस तरह आज इसकी हालत है आप बखूबी देख सकते हैं इन पटरियों की, और इस मिल की जो हालत है बिल्कुल उसी तरह आज मिथिला की हालत है। मिथिला में आज आपको कहीं भी कोई अच्छी फैक्ट्री या अच्छा रोज़गार जो लोगों को मिल सके, जहां से मिथिला को पावर मिले, ऊर्जा मिले। जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ इस धरती का कि इस धरती पे जितनी भी खूबसूरत चीज़ें थी, जो लोगों को ऊर्जा देने का काम करता था, जो लोगों को पावर देने का काम करता था, उन चीज़ों को सबसे पहले ख़त्म करके रख दिया। क्योंकि आप गरीब रहेंगे, मज़दूर रहेंगे और आप लाचार रहेंगे तभी तो आपके अच्छे बड़े नेता बने बैठे रहेंगे। अगर आप शक्तिशाली हो जाते, आप पढ़े लिखे आवाम हो जाते हैं तो फिर वो कुर्सी पे ज़्यादा दिन नहीं बैठ पाएंगे। तो उनको भी कुर्सी पे बैठना था और आपको अपनी मंजिल से गिराना था, तो उन्होंने ये काम किया और आपकी नज़र में आज ये तमाम चीज़ों को बर्बाद करके रख दिया। ये शक्करी मिल जिसको दरभंगा महाराज ने 1933 में बनाया था और ये बहुत अच्छे परफॉर्मेंस के साथ चलता रहा। सबसे बड़ी बात, जब यहाँ के लोगों से मैंने बात किया तो पता चला इस मिल को चलाने के लिए बाहर से 1 रुपये का खर्च नहीं लेना पड़ता था, बल्कि ये मिल खुद अपने तमाम तरह का खर्च बर्दाश्त करता था। वो कैसे कि गन्ने को पेरने के बाद गन्ना का जो कबारा होता है, उस गन्ने के कबारा को जलाकर उसी से बिजली पैदा किया जाता था, उसी से जनरेटर चलता था और आसपास में लाइट भी उसी के ज़रिए इस एरिया को दिया जाता था। और आगे जो शक्कर का पैसा, चीनी का पैसा, उससे सरकार अपना लेती थी और सारा काम करती थी। बाहर से 1 रुपये का खर्च सरकार को नहीं था, इस मिल से ही बहुत सारी कमाई थी और उसको बेनिफिट था। लेकिन इतने बेनिफिट में चलने के बावजूद आप जानते कि 1997 में इसको बिहार सरकार, जिस लालू की हुकूमत ने इसे बंद कर दिया था और आज तक ये इसी तरह बदहाल की सूरत में पड़ी हुई है। मधुबनी में उसका 96-97% लोग गांव में बसा करते हैं और यहाँ शहर में बहुत कम है, 2% 3% लोग रहते हैं मधुबनी जिला का। और इसकी इकोनॉमिकली कंडीशन आज इतनी ख़राब है, मधुबनी आज इतना पीछे है, जबकि ये कभी पूरे बिहार का शान हुआ करता था। आप प्राचीन काल से देखते हुए आ जाएं, प्राचीन काल को छोड़ें बल्कि अंग्रेज़ के ही दौर में देखें, 100-150 साल पहले देखें, ये मधुबनी बहुत ही शक्तिशाली और अपना ऊर्जा पैदा करने का, अपने लोगों को रोज़गार से जोड़ने का इनके पास बहुत बड़ा स्रोत था। लेकिन बाद 80 के दशक के बाद इस मधुबनी को लोगों ने बर्बाद करना शुरू किया और मधुबनी आज जो एक कबारा की शक्ल में, आपके सामने ये कबारा है, बिल्कुल उसी तरह कबारा है। अगर आज भी मधुबनी में जो फसलें यहाँ की मुख्य खेती, जैसे कि मखाना, मछली पालन, इसी तरीके से आपको जो है पान की खेती बहुत अच्छे अंदाज में होती है। सरकार ऐसे अगर किसी प्राइवेट को दे दे जहां वो मखाना की खेती कर सके या फिर मछली पालन के लिए, क्योंकि ये जगह अब बिल्कुल निस्तो नाबूद और बर्बाद हो चुकी है। अब ये किसी प्राइवेट कंपनी लेके उनको फिर से इन जगहों को शुरू करना होगा। लेकिन अगर कोई मखाना इंडस्ट्री वाले लेता है या मछली पालन वाले लेता है तो उन्हें कम खर्च में ये चीज़ें मिल जाएंगी और वो उसे अच्छे अंदाज में परफॉर्मेंस दे के चला पाए।